A very good evening to all of you, all the parents present here, to all the students who are present here. आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मोमेंटम के एक वेबिनार के लिए जिसका नाम है टॉपर स्टॉक एंड मोमेंटम में एक बहुत अच्छा हमने अरेंजमेंट किया आप सभी बच्चों के लिए सो दैट आपका एक प्रॉपर तरीके से करियर गाइडेंस हो पाए सिंस वी ऑल आर नोइंग दैट हम एक बहुत पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसे कोविड-19 कहते हैं तो आप सबके लिए मोमेंटम ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है घर बैठे आप सब अपने जो डाउट्स हैं उसको करियर को लेके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं तो आज हम सब यहाँ पर मोमेंटम के टॉपर स्टॉक वेबिनार के लिए इकट्ठा हुए हैं इस टॉपर स्टॉक वेबिनार के लिए मेरे साथ मोमेंटम के वन ऑफ द डायरेक्टर मेंबर्स डॉक्टर कपिल जैन सर हैं डॉक्टर कपिल जैन सर पीएचडी इन केमिस्ट्री हैं साथ ही ये हमारे मोमेंटम इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री फैकल्टी भी हैं एंड मेरे साथ बहुत सारे आईआईटी और मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट हैं जो कि आपके करियर गाइडेंस में आपको मदद करेंगे साथ ही ये जो आईआईटी और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये सभी मोमेंटम के पास आउट स्टूडेंट्स हैं और आज किसी न किसी आईआईटी या मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहे हैं आज का ये जो वेबिनार है ये हमने आपकी जो डेली लाइफ में आने वाली क्वेरीज से रिलेटेड रखा हुआ है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेमिनार इन फ्यू मिनट्स जिसमें एक क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन है सर डॉक्टर कपिल जैन सर और मैं मिलके आपसे पूछेंगे एंड साथ ही साथ मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि आपके जो डाउट्स और क्वेरीज हैं आप हमें चैट्स में मैसेज कर सकते हैं साथ ही साथ लास्ट के 5 to 10 मिनट्स आपके जो डाउट्स या क्वेश्चंस आएंगे वो हम बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनके साथ मिलके आंसर करेंगे मेरे साथ जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है आज वेबिनार के लिए जो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हमें डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए उनमें से आदर्श अग्रवाल हैं आईआईटी बीएचयू के ये स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक परस्यू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर के ये स्टूडेंट हैं और एक्स मोमेंटम स्टूडेंट हैं साथ ही मेरे साथ अक्षय जैन हैं जो कि आईआईटी खड़गपुर से पढ़ रहे हैं इनके साथ मेरे साथ रश्मि मिश्रा हैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा मैं बोलना चाहूंगी ये एमबीबीएस की स्टूडेंट है 4th ईयर स्टूडेंट है एनएससीबी मेडिकल कॉलेज से ये पढ़ाई कर रही हैं ये भी एक्स मोमेंटम स्टूडेंट रही हैं अनवी सिंह है मेरे साथ एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट है ये भी मोमेंटम की स्टूडेंट रही हैं भूवेश गोयल है मेरे साथ आईआईटी दिल्ली के ये स्टूडेंट है एक्स मोमेंटम स्टूडेंट है आदित्य जैन आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं एक्स मोमेंटम रह चुके हैं सिद्धार्थ तिवारी मेरे साथ प्रेजेंट है एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट है ये भी एक्स मोमेंटम स्टूडेंट रहे हैं और अभी फिलहाल एनएससीबी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वी हैव डॉक्टर प्रीति मिश्रा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की ये स्टूडेंट हैं फिलहाल ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं प्रीति मिश्रा भी हमारी एक्स मोमेंटम स्टूडेंट रह चुकी हैं तो बहुत सारे हमारे एक्स मोमेंटम स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं हमारे साथ इस वेबिनार में आपके साथ एक क्वेश्चनर सेशन में रहेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज उसे नोट डाउन पेन डाउन करके रखें और अपने क्वेश्चंस को आप चैट में भी मैसेज कर सकते हैं सो दैट मी एंड डॉक्टर कपिल जैन सर कैन रीड योर क्वेश्चंस और सभी से पूछ पाए साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर से मिलेंगे सो आई होप द सेशन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर कपिल जैन सर टू प्लीज आस्क द क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स थैंक यू डॉक्टर गरिमा क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं यस सर यस सर ओके थैंक यू सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन जैसे डॉक्टर गरिमा मैम ने दिया मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है और मैं वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मोमेंटम 17 सालों से जो महाकौशल रीजन है एमपी में मध्य प्रदेश में वहां पर बहुत सारे जो आईआईटीएंस और मेडिकल जो आज की तारीख में मैं कह सकता हूं एक्सपर्ट्स बन गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट
तो उनको बनाने में मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, जिसमें मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही और डायरेक्टर्स की टीम है जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के डायरेक्टर्स हैं, एज वेल एज वी हैव लार्ज पूल ऑफ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ इन एवरी स्ट्रीम। आज मेरे साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें जैसे अभी अक्षय जैन और आदित्य जैन को मैडम ने इंट्रोड्यूस किया, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर बता दूं, ये दोनों ट्विन्स हैं और दोनों ही स्टूडेंट्स मोमेंटम में एक साथ पढ़ाई किए और एक आईआईटी कानपुर में और एक आईआईटी खड़गपुर में आज अपना करियर बना रहे हैं और थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसे ही जो हमारे साथ में आज मेडिकल के अंदर जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली नीट एग्जाम क्रैक किया है लास्ट ईयर, एंड प्रीति मिश्रा जो लास्ट ईयर नीट का एग्जाम क्रैक किए, और इन्हीं की बड़ी सिस्टर रश्मि मिश्रा जो आज 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद 5th ईयर के अंदर अपने एमबीबीएस के अंदर जा रही हैं। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट एज अ टीचर मुझे फील हो रहा है कि मैं आज इन सभी स्टूडेंट्स के साथ आप सभी के लिए एक वेबिनार के थ्रू करियर गाइडेंस करने जा रहा हूं। तो बहुत ज्यादा समय आप सभी स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का मैं नहीं लूंगा, और हम डायरेक्ट अपने जो क्वेश्चनेयर है, जो वेबिनार है, जिसका पर्पस है कि इन बच्चों ने जब मेरे साथ ये पढ़ते थे, मोमेंटम में ये पढ़ते थे, और एक ड्रीम के साथ एक अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को इनको जो जाने का ड्रीम था, उसको आज ये पूरा कर पाए, और अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, जो भुवेश गोयल है उसका 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद वो अपने 5th ईयर के अंदर है, तो मतलब 4th ईयर के अंदर है। तो भुवेश गोयल से ही मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो प्रेजेंटली अभी आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं, कि आप भुवेश बताइए कि आप जो अपने 4 इयर्स आईआईटी में कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो जब आप मोमेंटम में पढ़ते थे आपका एक ड्रीम हुआ करता था कि मुझे आईआईटी में जाना है, और ये 4 इयर्स का जो आपका जर्नी है, अब बीटेक आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये कैसा आपका जर्नी कंप्लीट हुआ है और आपको अब कैसा फील हो रहा है? हम उस समय सुना करते थे कि आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप क्लास है, वहां पे बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स हमको गाइड करते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। तो जो आपको ड्रीम दिखाया करते थे आपके टीचर्स मोमेंटम में, क्या वो ड्रीम आपने एक्चुअली अचीव किया है? तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। ओवर टू यू भुवेश। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम भुवेश गोयल, जैसे सर ने बता दिया है, भुवेश गोयल है, और मैं करेंटली आईआईटी दिल्ली में हूँ, 4th ईयर में हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है मेरा, और मेरा प्लेसमेंट भी हो चुका है, बजाज फाइनेंस में हुआ है, और अक्टूबर से ज्वाइनिंग है। और मैंने मोमेंटम में 3 साल पढ़ाई करी है, 11th 12th और ड्रॉप ईयर 3 साल था मेरा। जो सर ने क्वेश्चन पूछा कि आईआईटी में एक्सपीरियंस कैसा था, और जो चीज़ हम सुनते हैं पहले, तो डेफिनेटली आईआईटी बहुत बढ़िया जगह लगती है, अपने आप में एक अलग दुनिया है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए। मतलब एक बार भले ही कैसे भी घूम के आ जाओ, लेकिन एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पे कैसे क्या होता है। अपने आप अलग सिस्टम है उनका पूरा, कि हर एक चीज़ है वहाँ पे, हर एक स्पोर्ट्स है वहाँ पे, हर एक चीज़ कर सकते हो तुम चाहे गाना गाना चाहते हो गाना गा सकते हो, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ वही कर पाता है जो पढ़ाई कर पाता है। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो बाकी कोई और चीज़ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और चीज़ वार्न करना चाहूँगा, अवेयर करना चाहूँगा, कि जो लोग ये सोचते हैं कि आईआईटी एक बार आईआईटी में जाके चिल है, तो बात सही है, लेकिन अगर पढ़ाई मैनेज कर लोगे तो चिल है। मतलब तुम ये सोच दोगे कि पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अनेक मतलब 100 ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो तुम पढ़ाई मैनेज कर पा रहे हो। पढ़ाई और ऐसा है कि अगर तुम 11th 12th में ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करके आ रहे हो, तो पढ़ाई मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता तुम्हारे। थोड़ा नया एनवायरनमेंट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट अगर ये समझ लोगे कि ठीक है एकेडमिक्स को साथ में रखना है, एकेडमिक्स में साथ में रख के और भी बहुत सारी चीजें तुम है जो कि आईआईटी खुद तुम्हें अपनी तरफ से देता है, जो तुम कर सकते हो। मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी कुछ चीज सीखे हैं। और दूसरा जो एक फ्रेंड सर्कल बनता है कॉलेज में जाके, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं आईआईटी दिल्ली में, मतलब कोई भी आईआईटी हो गया उसमें अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, साउथ से, ईस्ट से, नॉर्थ से। तो एक बहुत वाइड एक्सपोजर मिलता है पूरे इंडिया का, कि पूरे इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है। और ऐसा है कि आईआईटीज में ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। जैसे मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज होते हैं, मैंने साइकोलॉजी के काफी सारे कोर्सेज किए हैं। जैसे कि और भी अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में आईआईटी में काफी मदद मिलती है। तो डिफरेंट चीजें कर सकते हो तुम, ये बहुत अच्छी चीज है जो कि आईआईटी की मुझे लगी है। मुझे नहीं पता बाकी कॉलेजेस में होती है या नहीं होती है, बट ये तो डेफिनेटली है। तो बिल्कुल वर्थ इट है, डेफिनेटली वर्थ इट है। थैंक यू भुवेश। और मेरे साथ अक्षय जैन है,
तो मैं अक्षय आपसे पूछना चाहूंगा, जनरली एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अरे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे, अभी जैसे जबलपुर में भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्यों आईआईटी को ज्वाइन करना बहुत अच्छी बात है? ओवर टू यू अक्षय। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एक बार। माय नेम इज अक्षय एंड आई एम अ 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी खड़गपुर। सो जैसे सर ने कहा, काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं एंड इफ यू जस्ट गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, बट द थिंग इज आईआईटी जैसी बात तो किसी में नहीं होती। एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड the facilities you get, कितने chances मिलते हैं आपको, कितना exposure मिलता है। Majorly what I felt the difference was the peer group that you experience, like जो लोगों से आप मिलते हो। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे याद है, हम लोग ड्रॉप ईयर में थे एंड अतुल सर हम लोगों को मैथ्स पढ़ा रहे थे एंड ही सेड कि तुम्हारा डेवलपमेंट सिर्फ तब होगा जब तुम अपने से ज्यादा बेटर लोगों के साथ रहोगे, राइट? अपने से, अपने लेवल के या अपने से जिन लोगों को आपसे कम आता है, उन लोगों के साथ रह के आप उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप अपने से ज्यादा कम्पिटिटिव लोगों के साथ रहें, उनसे सीखें चीजें या खुद को चैलेंज करें कि आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएं। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट, आई वाज अ प्लेसमेंट टीम मेंबर इन IIT Kharagpur for the past year. And I have seen things, I have interacted with the companies to know better that it's the brand value that speaks. It's not just about going to just getting an engineering degree. सिर्फ डिग्री की बात नहीं होती है, the reputation that you build, like doesn't matter आपकी ब्रांच क्या है, but when you tell someone कि आप IIT में पढ़ते हैं, the immediately the effect that it has on their mind is that they know that yes, the person that you're speaking to is qualified enough to speak to you. So that is where I felt the difference was. In regards to the opportunities, we have around 250 to 300 companies visiting for campus placement. You can just check the numbers. उतनी companies किसी और campus में कभी visit नहीं करते। Right now, I'm pursuing an internship with Mondelez International. It's the same companies that manufacture Cadbury, Dairy Milk, Bournvita, etc. So और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में होता तो मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती। So yes, obviously it's the place to be right now. Thank you, sir. ओके, थैंक यू अक्षय, थैंक यू बेटा। और जैसा अक्षय ने बताया कि आईआईटीज को इतना हॉट क्यों बोलते हैं, तो आप सभी ने ये बहुत ढंग से समझा और सुना होगा। कोई ना कोई डेफिनेटली स्पेसिफिक रीजन किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के पीछे होता है और वो आईआईटीज के पीछे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आईआईटीज में जाएंगे तो ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईआईटीज हो गए, जैसे एक ट्रिपल आईआईटी तो हमारे जबलपुर में भी है और उसको भी धीरे धीरे बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट वहां से हो रहा है। तो दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूशन इन आवर इंडिया। तो मैं यही क्वेश्चन प्रीति मिश्रा से पूछना चाहूंगा। प्रीति मिश्रा ने लास्ट ईयर ही नीट का एग्जाम क्रैक किया है और अभी वो मुंबई ग्रांट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो मैं प्रीति से पूछना चाहूंगा, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज आप मुंबई में पढ़ रही हैं। प्रीति, आप मुझे सुन रही हैं? यस सर। बताइए प्रीति आप। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति मिश्रा and I have joined Momentum in 2016 and I am currently studying in Grand Government Medical College, first year MBBS. जैसे ही हम न्यू कॉलेज में जाते हैं लाइक MBBS, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉलेज, उससे पहले काउंसलिंग का टाइम बहुत ही ज्यादा हसल होता है, लेकिन इट्स लाइक गुड एक्सपीरियंस। हम जब पहले दिन डायसेक्शन हॉल में जाते हैं, सो उस दिन एक एड्रेनलिन रश होता है हमारे अंदर। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस वॉचिंग डॉक्टर्स अराउंड अस and helping patients to overcome their injuries and diseases. It's a nice time there.
एक्चुअली कॉलेज में जाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एमबीबीएस करना चाहिए कि नहीं, लेकिन काफी डिफिकल्ट लगता है हमें, बट आफ्टर गोइंग इनटू अ कॉलेज एंड विजुअलाइजिंग थिंग्स देयर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप हर कैटेगरी की चीजें फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक ओके, थैंक यू बेटा। और कोविड-19 के बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का तो रेस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया है, और जो स्टूडेंट पहले 10 से 11th में मूव करता था, उसका ड्रीम कि मैं अगर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा तो मुझे बिल्कुल वैसा ही रेस्पेक्ट मिलेगा जैसे आज के सिनेरियो में, आज के प्रेजेंट कंडीशन में डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट मिल रहा है, वैसा ही मुझे भी मिलेगा। तो क्रेज भी बढ़ गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी मुझे 11th जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, उनके लिए खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि आप बगैर किसी कंफ्यूजन के मेडिकल स्ट्रीम में आइए, मेडिकल स्ट्रीम को ज्वाइन करिए, और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। ओके, थैंक यू प्रीति। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे साथ आदर्श अग्रवाल हैं, प्रेजेंटली आईआईटी वाराणसी में हैं। जब स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ता है और 11 से वो 12th क्लास में आता है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मुझे स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करना है, और मुझे मोमेंटम में जो पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है, आगे जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है। तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाए? आदर्श 2018 में जबलपुर का टॉपर भी बना, और अभी ये कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ रहा है। तो ओवर टू यू आदर्श। आदर्श, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। आदर्श अग्रवाल, हेलो। हाँ, ओके ओके डियर। तो आप मुझे बताएंगे, इन सभी बच्चों को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि जो स्कूल और कोचिंग में सिंक्रोनाइजेशन जो बैठाने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रेशर के अंदर अपनी प्रिपरेशन को इनकम्प्लीटली छोड़ के क्विट कर जाते हैं। तो आप इन बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या दोनों का सिलेबस बिल्कुल पैरेलल है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, और इनको किस तरीके से अपने आप को 11th और 12th क्लास के अंदर मेंटेन करके चलना चाहिए, सो दैट दे विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, एज वेल एज जो भी इनका ड्रीम है जेई या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, उनको भी क्लियर कर पाए। ओवर टू यू आदर्श। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आदर्श अग्रवाल हूँ, एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन आईआईटी बीएचयू विद कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, और मैं एक्स एमबीएन था फॉर 2017 to 18 सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, 11th क्लास में मतलब ऐसा था कि मतलब वैसे ठीक है, तो फिर उसमें जो पढ़ाई होती है उसमें मैंने मतलब बहुत बेयरली ध्यान दिए थे बोर्ड, मतलब जो स्कूल की पढ़ाई है कि स्कूल की मतलब ऐसा है कि तुम्हें कैसे भी स्कूल वाले पास करवा ही देंगे 11th में। तो मतलब फाइनली तुम्हें बस ये स्कोप होना चाहिए कि 11th में पास होना है, और बाकी सारा ध्यान तुम्हारा पीसीएम में होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अगर मतलब जैसे कि मेन चीजें हैं, मतलब मैंने स्कूल में बिना पढ़ाई करे, मतलब मैंने जितना जेई का पढ़ा था सिर्फ उतना पढ़ के मैंने 11th का पीसीएम का एग्जाम दिया था, और इंग्लिश का मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया था। बस इतने से पढ़ के मैं एटलीस्ट 60-70% कुछ आ गए थे। एंड पेरेंट्स को भी इतना कंसिडरेबल होना चाहिए कि 11th के परसेंटेज कहीं काम नहीं आते हैं। तो 11th में जितने भी परसेंटेज आ रहे हैं, आप उससे खुश रहें, आपके कहीं नहीं देखा जाएगा 11th का परसेंटेज। आप मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 11th में बहुत पीछे था यूजुअल पहले तक। 11th में मतलब मेरे 11th में मेरे टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छे स्कोर्स आते नहीं थे। मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला था कि 11th में जो समर वेकेशन थी 11 to 12 वाली, उसमें मेरे पास 2 महीने का टाइम था, और मैंने उसमें इतना बड़ा जंप लिया बिकॉज बाकी सब लोग स्कूल के एग्जाम्स में बिजी थे और मैं सिर्फ जेई का पढ़ रहा था। उस समय मुझे 2 महीने का इतना बड़ा जंप मिला था कि मैंने 12th के भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे तब तक, और 11th में भी मेरे फिजिक्स वीक थे, मेरा मैथ्स वीक था, मैंने सबको कवर अप कर लिया था। तो 11th से 12th में जो समर वेकेशन का टाइम है वो बहुत यूजफुल है आपके लिए। अगर उसमें आप कम से कम ध्यान दोगे तो सबसे अच्छा है स्कूल के। फॉर 12th क्लास, 12th में तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा आपको ध्यान।
मोस्ट स्पेसिफिक रीजन है कि 85% चाहिए आपको आईआईटी में जाने के लिए। एक अभी आदर्श आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, जैसे अभी आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अगर मैं कंप्यूटर साइंस आगे करना चाहता हूं तो क्या मुझे 11th और 12th क्लास में भी कंप्यूटर लेना जरूरी है, या फिर मुझे जो भी मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मैं उसमें और भी दूसरे सब्जेक्ट्स को ऐड करके आगे फिर कंप्यूटर साइंस ले सकता हूं? नॉट एट ऑल, कंप्यूटर साइंस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, कंप्यूटर साइंस में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और साथ में आपको जितना इम्प्रूव आप मतलब जितना आप 2 साल में पढ़ोगे अभी स्कूल में, उतना आप 1 महीने के अंदर पढ़ सकते हो कॉलेज में। कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, स्कूल में आप उतना एक्सपोजर मिल ही नहीं सकता आपको। हाँ, ये है कि आप थोड़ा बहुत बेसिक से चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, जो शायद आप वहाँ जाके लगेगा कि हाँ मुझे आता है, बट बाकी स्टूडेंट्स वो 1 महीने में कवर अप कर लेंगे। तो like it's useless for you to take computer science if you want to focus on JEE. Okay, मैंने भी शायद फिजिकल एजुकेशन लिया था और मुझे कॉलेज में जाके ये बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मुझे कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे 90% लोगों को बिल्कुल नहीं आता कंप्यूटर साइंस, और जिनको आता भी है उनको इतना मतलब जितना स्कूल में पढ़ा है उन्होंने उससे शायद ही उनको कोई खास फायदा हुआ होगा। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू आदर्श, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी। तो ओवरऑल देखिए, स्कूल और कोचिंग दोनों में आपको 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जो आपका जेई या नीट का सिलेबस है। हम कोई भी ऐसी नई बात आपके साथ नहीं कर रहे। डेफिनेटली जो एग्जाम का पैटर्न है वो सिर्फ डिफरेंट है। आपको स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में राइटिंग में आंसर देना है, वेरएस यहां पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम, मोर देन वन करेक्ट प्रॉब्लम, कॉम्प्रहेंशन प्रॉब्लम, ऐसे ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सिंगल चॉइस प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। तो ये नेचर बस डिफरेंट है। तो हम अगर सिंसियरली एक एक जो टॉपिक आपके टीचर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं एज अ टीचर कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अक्षय जैन के साथ ही उनके ब्रदर भी आदित्य जैन हैं। आदित्य जैन हैं आप? सर आदित्य अभी नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, उसको थोड़ा। अच्छा, आदित्य नहीं आ पाया। चलिए, तो अक्षय मैं आप ही से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया है मेरे, उसमें स्टूडेंट ने पूछा है कि स्पर्श एंड उत्कर्ष जैन ये भी ट्विंस हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप दोनों जब पढ़ाई करते थे, क्योंकि आपने एक साथ ही 11th क्लास में मोमेंटम को ज्वाइन किया, फिर आपने 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स दिए, उसके बाद फिर आपने सेम ईयर में आईआईटी को क्रैक करके आप मतलब आईआईटी को ज्वाइन किए। तो आप दोनों में आपस में किस तरीके का कोलैबोरेशन था, किस तरीके की ट्यूनिंग थी, आप दोनों एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प करते थे, ये सारे बच्चे आपसे जानना चाह रहे हैं। ओवर टू यू अक्षय। मोस्टली जो आपको हेल्प मिलता है सबसे ज्यादा तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आपके साथ हमेशा पढ़ने के लिए कोई है, जो कि आप रियलाइज करेंगे अकेले पढ़ने से किसी के साथ पढ़ना काफी ज्यादा बेटर है। एंड साइमल्टेनियसली हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, एंड लाइक इट वाज बहुत नॉर्मल सा ही रिलेशन था, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ पढ़ते हैं। इट्स जस्ट कि अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा और उसको पढ़ता हुआ देखता था तो मुझे मोटिवेशन आता था कि नहीं मुझे भी पढ़ना है। एंड सिमिलरली उल्टा केस भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा है मेरा पढ़ने का, बट इवेंचुअली अगर आप अपने दोस्त को मेहनत करते हुए देखते हैं, आप देखते हैं कि यार मुझे उसके जितना अच्छा परफॉर्म करना है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहे, ऑफकोर्स वो कंपटीशन रहता है, वो इच्छा रहती है कि नहीं हमको साथ में ही क्रैक करना है। बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर ऐसा हो जाता कि एक भाई का अगर आईआईटी क्रैक हो गया और दूसरे का अगर एनआईटी भी हुआ उसमें नहीं हुआ, तो वो मेंटल स्ट्रेस जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको भी होता है, जिसने खराब परफॉर्म किया उसको भी होता है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहिए था। दैट्स व्हाई जितनी मेहनत, इसलिए मैं उसको देख के मेहनत करता था, वो मुझे देख के मेहनत करता था, एंड ये रिलेशन चलता गया। 2 साल के बाद हम दोनों सेम ही लेवल पे थे। मेंस में मार्क्स में 10 मार्क्स का डिफरेंस था, उसके बाद परसेंटेज भी सिर्फ 1% का डिफरेंस था, रैंक भी फिर इवेंचुअली लाइक 500-600 का डिफरेंस आया। फिर हम लोगों को ड्रॉप लेना पड़ा बिकॉज यू नो सेम हमको आर्किटेक्चर ही मिल रहा था आईआईटी खड़गपुर या रुड़की में, बट आर्किटेक्चर लेने का उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं
था, तो we took a drop year and then again like so cycle continues. तो जितनी मेहनत उसने की मैंने उसको देखी कि उसने मुझे देखी, and similarly वो चलता गया and eventually we got good enough ranks to get into IIT. And fun fact, like I just wanted to share this 1 minute. हम लोग काउंसलिंग के 6 राउंड हुए थे उस साल आई गेस, तो वी वर बोथ, हम दोनों को IIT खड़गपुर अलॉट हो गया था, बट द थिंग वाज हम लोगों को अगर लाइक 3 ऑप्शन रहते हैं, फ्लोट, फ्रीज या फिर और कोई ऑप्शन होता है। तो अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिल गया है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो यू हैव टू गो टू IIT इंदौर एंड देन यू नो राइट अ स्टेटमेंट कि हाँ मुझे ये ब्रांच पिक कर दीजिए, इसके आगे मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, राइट। बट इंदौर जाना पड़ता है, उसलिए हम लोग सोचा कि फ्लोट में ही रहने देते हैं, आखिरी राउंड में आके अपने आप फ्री हो जाएगा, इट वाज नो चांस कि कुछ और मिल जाए। तो हम दोनों को IIT खड़गपुर मिल चुका था, टिकट बुक हो चुके थे, बट लास्ट राउंड का रिजल्ट आया एंड ही गॉट अपग्रेडेड टू IIT कानपुर, विच वाज बोथ यू नो, हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि अलग अलग कॉलेजेस जाएंगे, बट इवेंचुअली वो IIT कानपुर गया, मैं IIT खड़गपुर, एंड इट ऑल टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट। So yes, that happened. ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू अक्षय। मतलब ओवरऑल आप दोनों जो बच्चे हैं उनको देख रहे होंगे, पेरेंट्स का सपोर्ट, और अगर हम भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं और ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, तो आपस में जो एक दूसरे का सपोर्ट हमको मिलता है, किसी भी डिफिकल्टी के अंदर हम जो बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करते हैं, और ऑब्वियसली मुझे ऐसा फील होता है कि 3rd नंबर पे टीचर्स का नंबर जरूर आता है। क्यों, सारे स्टूडेंट्स जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो आप अपनी किसी भी डिफिकल्टी के अंदर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील होता है, तो अपनी जो भी डिफिकल्टी है वो आप अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, और वो अपने जो भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके साथ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हमको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और एक नई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अक्षय ने बहुत अच्छा सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया। मैं सबको बस ये बताना चाहता हूँ कि आज मुझे मोमेंटम से पढ़े हुए 4 साल से ज्यादा हो गया, बट अभी भी मुझे अगर मेरे किसी टीचर का, मेरे गुरु का अगर कॉल आता है कि अगर वेबिनार करा रहे हैं, अगर कुछ भी, तो वो 1 सेकंड के लिए भी झिझक नहीं होती, बिकॉज यू नो मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, जितना अच्छा गाइडेंस मुझे मोमेंटम में मिला, मुझे नहीं लगता कहीं और से मिल सकता था। एंड जो मेरे टीचर्स बोलते थे, मैंने वो एग्जैक्टली चीज फॉलो की। मैं शायद ये बोलना भूल गया, बट मैंने और मेरे भाई ने अपने टीचर्स पे पूरा फुल 100% कॉन्फिडेंस रखा, और उन्होंने हम पर कॉन्फिडेंस रखा, और रिजल्ट अगर दिख रहा है सबको, तो उसका कारण कुछ और नहीं, इज जस्ट दिस रिलेशन, दैट कोलैबोरेशन, दैट वर्क। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन दिस वेबिनार सर। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ मोमेंटम अक्षय। और अब मेरे साथ अनवी भी यहाँ पर हैं, जो अभी 2nd ईयर MBBS की स्टूडेंट है। अनवी, आप मुझे सुन रही हैं? यस सर। अनवी, वेलकम अनवी, आप अभी यहाँ पर हैं। सर। मैं आप ही से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जैसे अभी जेई का अप्रैल क्या, जनवरी जो फेज 1 हुआ, उसके बाद अप्रैल में होने वाला था, बट कोविड-19 के कारण वो अब जुलाई में होने वाला है। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो ड्रॉप लेके नीट की वापस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के दिमाग में रहता है कि अगर मैं जो भी मोमेंटम में माइनर टेस्ट हो रहे हैं, मेजर टेस्ट हो रहे हैं, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या जो एक्चुअल एग्जाम हुआ अभी जनवरी का, उसके अंदर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर रख लेते हैं और फिर आगे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तुमने अपने समय में क्या किया था? सभी बच्चे तुमसे जानना चाहते हैं। ओवर टू यू अनवी। यस सर, थैंक यू सर। मेरा नाम अनवी सिंह है और अभी मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने मोमेंटम से तैयारी की थी और वो भी ड्रॉप ईयर में। तो जैसे कि आपने मुझे जो क्वेश्चन दिया है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं वहाँ के टेस्ट में, तो मुझे कैसा लगता था और मैंने इससे कैसे कोप अप किया। तो सर, सबसे पहले तो मैं जैसे कम मार्क्स आते थे, इसको अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करती थी। डाउट काउंटर्स जो होते थे जैसे क्लास के बाद, तो वहां पे सबसे पहला काम मेरा होता था कि पेपर में जो क्वेश्चंस नहीं बने वो जाके सर लोग के सामने जाके, सर ये सब मेरे से नहीं बना, क्यों नहीं बना? तो सर लोग मुझे अच्छे से पर्सनल गाइडेंस देते कि ये ऐसे करना था। तो मैंने अपनी गलतियों से हमेशा सीखा। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। फिर
पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस किया तो उन्होंने काफी इमोशनल सपोर्ट दिया। मोमेंटम की ये बहुत खास बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है बच्चों की, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे हैं उन सबको पर्सनल असिस्टेंस केयर दी जाती है। आप उनके पास आओगे वो कभी आपको वो नहीं करेंगे सोल्यूशन दिए बिना। तो सर टीचर्स के साथ शेयर करना अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और सबसे पहले बड़ी बात तो यह है आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि इसमें नहीं आया है तो अगले में ऐसे तैयारी करो, ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे तो पहले ये वर्कशीट करो, फिर ये करना, यहाँ से पढ़ना, अब देख के देखो, फिर अगली बार सर जब मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छा अचीवमेंट वाली फीलिंग आ जाती है, उसी टाइम लग जाता है कि यस आई कैन डू इट। तो सर ऐसे करके मैंने ये चीज की। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू अनवी। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मोमेंटम से आज अपने ड्रीम को फुलफिल कर चुके हैं, आईआईटी में हैं, एनआईटीज में हैं, ट्रिपल आईआईटीज में हैं, अच्छे अच्छे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस में हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है तो इसलिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स को आज यहाँ पर इनवाइट किया और सभी बच्चों ने मुझे बढ़ चढ़ के तुरंत ओके किया कि सर हम सभी इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। तो होप आप सभी को काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी। अभी मेरे साथ सिद्धार्थ तिवारी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ओवर टू यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। चलिए। हेलो सर। हाँ सिद्धार्थ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। और सभी बच्चे आपसे एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे हैं सिद्धार्थ। जनरली जब हम प्रिपरेशन करते हैं इन 2 सालों में, 2 इयर्स में, तो होता यह है, जैसे अभी मैंने एग्जाम का अनवी से भी क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेस और एक बोलते हैं ना पीयर प्रेशर, कि मेरा मोमेंटम में कभी एग्जाम बहुत खराब हो गया, माइनर टेस्ट बहुत खराब हो गया, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था बोर्ड एग्जाम में तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं 11th क्लास में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूं, या 12th क्लास में मोमेंटम के माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, दृष्टि टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। तो तुम उस एग्जाम प्रेशर को कैसे वहां पे रिलैक्स करते थे अपने आप को, और क्या सोच के फिर नए टेस्ट में वापस आप अपीयर होते थे और फिर अब आप कोप अप करने की कोशिश करते थे कि नहीं अब मुझे फुल एनर्जी के साथ वापस अपने आप को मैदान में कुदाना है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स अमंग हियर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ तिवारी एंड मैंने 11th 12th एंड ड्रॉप ईयर ये सारी प्रिपरेशन मोमेंटम से ही की थी। एंड इसमें जो सर ने मुझसे, मतलब इसके बाद 2018 में मैंने नीट में अपीयर हुआ था और माय ऑल इंडिया रैंक वाज 2780 एंड करेंटली आई एम स्टडीइंग इन एनएससीबी मेडिकल कॉलेज इन सेकेंड ईयर। सो जैसा कि सर ने पूछा कि ऐसे सिचुएशंस में मैं कैसे डील करता था, तो इसके लिए बेस्ट मतलब जो मुझे समझ आया और मैं आप सबको बोलना चाहूंगा वो ये है कि आप जैसे टेस्ट स्किप मत करिए कोई भी। जैसे आपका अगर पुराना टेस्ट खराब गया या आपको सिलेबस नहीं बनता है तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार टेस्ट देंगे ना तो एटलीस्ट आपकी स्पीड मेंटेन होगी, और अपन के एग्जाम नीट में स्पीड बहुत मायने रखती है। तो मैं इसलिए एग्जाम तो सारे देता था, एक भी स्किप नहीं करता था। उसके अलावा जैसे ये पीयर प्रेशर की बात है तो मैं सबसे बेस्ट तरीका ये अपनाया था मैंने कि जब मेरे मार्क्स अच्छे आते थे तो मैं खुश नहीं होता था कि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, मैं ऐसा लेके चलता था कि हाँ मतलब मैंने कुछ मेहनत की थी, अच्छा आया, स्पीड से मैंने किया। और अगर जैसे मेरा कभी खराब मार्क्स आते थे तो मैं उसको लेके नहीं बैठता था कि मेरे मार्क्स खराब आए, एक बार ये देखता था कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा कम है या कैसे मेरे से छूट गया, एक बार जरूर ट्राई करता था मैं, पर मैं उसको लेके बर्डन नहीं लेके बैठता था कि अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, क्योंकि एट द एंड सबसे बनेगा जो ट्राई करेगा, और अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपसे कभी नहीं बनेगा। कपिल सर हमेशा कहते थे कि चीजें कोई टफ नहीं होती हैं, अपन चीजें टफ बना देते हैं उसको सोच सोच के। तो कपिल सर एकदम एग्जैक्ट सही कहते हैं ये चीज, तो कि आपको मतलब आप सोचिए मत उसको ज्यादा, आपको अगर बुरा रिजल्ट आया आप बस भूल जाइए, आपकी अच्छा प्रैक्टिस हुई ना स्पीड की, आप कम से कम पेपर देखेंगे तो आपकी आदत होगी, तो ये बेस्ट तरीका होगा। और अगर तब भी आपको डर लगे तो आप ये सोचिए कि बस ये थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाद आप कितनी अच्छी जगह होंगे। मतलब कुछ मंथ्स का टाइम होता है जब आपको इन्वेस्ट करना होता है, पर उसके बाद आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी आगे के लिए। सर यही बोलना चाहूंगा मैं अभी तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने सभी स्टूडेंट्स को दी। मुझे लगता है कि इससे बहुत सभी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी एक बच्चे ने मेरे से पूछा है
मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 है, इससे पहले सभी आप फिजिकली क्लास में आते थे और आपके सामने टीचर्स आपके हुआ करते थे। तुरंत मार्च के अंदर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के अंदर आप सभी की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया, लॉकडाउन लग गया। अब टीचर्स ने तुरंत अपने आप को चेंज किया, अपने जो लेक्चर्स हैं उनको आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल कराया और मोमेंटम की तरफ से चाहे वो 11th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th पास स्टूडेंट हो, उसको पूरी कोशिश करी कि वो प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स की फॉर्म में या लेक्चर्स की फॉर्म में आपको किसी ना किसी तरीके से इन सभी जो दिन निकले हैं उसके अंदर आपको एंगेज रखा जाए। तो कई स्टूडेंट्स का मेरे पास उस समय फोन आता था कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मैं सर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा हूं सर, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम तो सर मैं पहले ही बना लिया हूं, अब मैं सर क्या नया करूं यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब अननेसेसरी, जैसे अभी सिद्धार्थ बता रहा था कि अननेसेसरी हम अपने ऊपर प्रेशर रखे हुए हैं कि अरे मुझे तो सब आता है, अब उसके बाद मैं नया क्या बनाऊं। तो यार सब आता है तो फिर नया बनाने की जरूरत क्या है? एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब सब आता है तो पहले तो अपने आप को ये चेक करो कि जो तुमने बोल दिया कि सब आता है तो वो आता भी है या नहीं आता है। जैसे उसमें कई स्टूडेंट से मैं पूछता था कि भाई तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट किया, उसके तुमने पूरे नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो कई स्टूडेंट्स बहुत कुछ आंसर नहीं दे पाते थे कि नहीं सर मैं अब बना लेता हूं। तो देखिए ये जो आप मुझे बोल रहे हैं या किसी भी टीचर को बोल रहे हैं कि सर मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब मैं नया क्या करूं। तो बच्चे आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन अक्षय से पूछना चाहूंगा, पहले तो अक्षय जैन से पूछना चाहूंगा कि अगर ये कोविड-19 वाली सिचुएशन आपके समय में आई हुई होती और आपको मोमेंटम के जो टीचर्स हैं वो इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते और आपको सेम जो मैंने अभी यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने बोला, मैं आपको वो स्टेटमेंट बोलता, तो आपका क्या एक्शन होता या आप क्या कर रहे होते? अक्षय आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। तो अक्षय आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप सभी बच्चों को जरा मोटिवेट करिए। सर पहले तो ये काफी यूनिक सिचुएशन है जो हमारे सामने है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस हो रहे हैं या फिर आपके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, तो देखिए फ्रैंकली आप इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ कर सकते हैं नहीं। जो चीज आप कर सकते हैं वो है पॉजिटिव रहना, अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना, अगर चीजों को पॉजिटिवली देखना कि अब जो ये आपको ये समय मिला है, आप इसमें खुद को रिडिस्कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वो लगता था कि आपके कुछ टॉपिक्स वीक हैं, आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं। आपके अगर लाइक हमारे टाइम पे आया होता तो काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, उस समय जियो या फिर इतना सस्ता इंटरनेट नहीं हुआ करता था। मुझे याद है मैं 11th-12th में बिना इंटरनेट के रहा हूँ, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये सब तो डिस्ट्रैक्शन है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, इट्स अ नेसेसिटी राइट नाउ। तो अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास, ऑनलाइन काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जिससे आप नई चीजें सीख सकते हैं, काफी सारी ट्रिक्स, और लाइक यूट्यूब पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा, आप सीधा उसको गूगल करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारी एडवांटेजेस भी हैं आपके पास। लाइक आप पुराने पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उसका अच्छी चीजों में यूज कर सकते हैं, लाइक टू स्टे पॉजिटिव। और ये बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको, जब आपको स्कूल नहीं जाना, आपको एग्जाम्स की चिंता नहीं करनी, आपको कोचिंग नहीं जाना, तो आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज बिलीव इट और नॉट। अक्षय सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। एक जैसे आप बात बोल रहे हैं कि YouTube के ऊपर बहुत सारे आज की तारीख में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मोमेंटम भी लेक्चर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स हैं। लेकिन एक्चुअली बच्चों का जो दिमाग है वो इसलिए डिस्ट्रैक्ट होता है कि जब हम YouTube पे जाते हैं और एक लेक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे लेक्चर्स खुलते हैं। अब मैंने एक फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक उठाया कि बफर सॉल्यूशन में देखूंगा। अब बफर सॉल्यूशन के 1000 ऑफ लेक्चर्स आर अवेलेबल इन यूट्यूब। मुझे लग रहा है सही बोल रहा हूं। तो हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बफर सॉल्यूशन का मैं ये लेक्चर देखूं, वो लेक्चर देखूं। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बेस्ट आपको आपके टीचर्स गाइड कर सकते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगा अक्षय। बिल्कुल सर, काफी सारी चीजों के पीछे एक तो नहीं भागना चाहिए। मैंने देखा है मेरे बैच में भी काफी लोग थे, इस चीज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से पैकेज मंगा लेते हैं, वो कर लेते हैं। अरे तुम्हारे पास है, पहले उसको कंप्लीट कर लो, राइट।
तो मैंने भी कभी बहुत ज्यादा मुझे कभी जरूरत नहीं लगी कि बाहर से किसी मटेरियल की मंगवाऊं या फिर कुछ और बाहर जाऊं। तो अगर आपको मोमेंटम के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, अगर आपके टीचर्स अवेलेबल हैं जस्ट कॉल अवे, अगर आप उनसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कर सकते हैं, देन दैट्स द बेस्ट रिसोर्स दैट यू कैन हैव राइट नाउ, राइट। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास मोमेंटम के रिसोर्सेज हैं तो स्ट्रिक्टली फॉलो दैट, और अगर आपको वो कम लग रहा है तो लेट मी अश्योर यू वो कहीं से कम नहीं है, बिकॉज इन द 3 years that I spent in momentum, just like in drop year, like मैं सिर्फ मोमेंटम में रह के बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने रेजिडेंसी फेस्टिवल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था, उसके पैकेजेस मैंने ड्रॉप ईयर में मंगा के पढ़े थे। सो आई कैन टेल यू जो उन पैकेजेस में दिया रहता है और जो हमको यहाँ वर्कशीट वगैरह मिलती है, लाइक आई नेवर फाउंड अ डिफरेंस, मतलब कुछ फर्क नहीं था उसमें, कुछ नई बात नहीं थी जो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ नया बता दिया, राइट। इवन क्वेश्चंस कई मतलब पैटर्न सेम मिलेगा आपको, पास्ट ईयर पेपर से ही हमारे यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं, उनके यहाँ भी सेम चीज रहती है। सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपके पास एक सोर्स है और वो सोर्स क्रेडिबल है, एज आई कैन टेल यू, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एनीवेयर एल्स। So yeah, stand corrected. You don't need to go on YouTube or search on Google or anything. अगर आपके पास momentum के packages available हैं, so that is the best thing that you can have. And lastly, yes, मैं उस point पे था, अगर आपके पास अभी time है, positively देखिए चीजों को, अपनी physical health पे ध्यान दीजिए, अपनी mental health पे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा relax कीजिए, just sit back, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अरे क्या हो गया, आप अकेले नहीं जूझ रहे हैं इस चीज से, दिस इज पैंडेमिक कॉमन फॉर द होल वर्ल्ड। सो इवन काफी सारे मतलब हर सेक्टर इंडस्ट्री का हर चीज सफर कर रही है, तो इट्स नॉट द ओनली थिंग, सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइक ऐसे रिसेशन पहले भी आए हैं एंड इट ओनली मेड अस ह्यूमन बेटर ह्यूमन बीइंग। सो जस्ट लर्न फ्रॉम थिंग्स, आप अपने चीजों पे, जिन चीजों पे आप पहले ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उन चीजों पे ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड, कि अगर आपको अभी कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आपके पास सारी चीजें घर बैठे आ रही हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों। everyone of us are in the same boat, so don't worry about it all, just give your best, try to do what you can, and at the end of the day आपका हार्ड वर्क ही है जो मैटर करे, so just give in your best and leave the rest, that's all I can say, right? Thank you sir. थैंक यू बेटा, बहुत आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो पैंडेमिक कोविड-19 का सिचुएशन है, पूरा वर्ल्ड इसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, एवरीबॉडी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टूडेंट, जूनियर से लेके सीनियर सब इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डोंट गेट पैनिक और अपने आप को बढ़िया इस रेस में बनाए रखिए और बस स्ट्रगल करते रहिए। आपको आपके इतना अच्छा टाइम आपको मिला है कि आप घर वालों के साथ हैं, सब मिलकर इसको हम फेस कर रहे हैं, है ना, और मतलब एंजॉय भी कर रहे हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में आगे आने वाला है, भगवान ना करे आए। सही बोल रहा हूँ ना, एम आई राइट? बिल्कुल तो सही सर, मतलब 6 महीने से घर पे हमने हूँ, मतलब एक और इतना लंबा मैं इतना कभी घर समय, पे मुझे लगता है कि किसी भी आईआईटीएन ने और किसी भी जो एमबीबीएस कर रहे हैं स्टूडेंट इतना टाइम कभी भी अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ स्पेंड नहीं किया होगा, है ना? तो एंजॉय भी करिए, अपने आप को बढ़िया स्ट्रेस फ्री रखिए और पढ़ते रहिए, कुछ हर दिन प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करते रहिए, तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम को बहुत अच्छा फुलफिल कर पाओगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवेश आप मुझे सुन रहे हैं क्या? भुवेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, भुवेश नहीं है, मैं भुवेश आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, तो मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है, 12th क्लास में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका मेनली जो फोकस होता है वो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर होता है, और वो ये सोचते हैं कि पहले किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में 95% 90% मैं लेके आ जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं वापस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो ड्रीम है उसको फुलफिल करूंगा। वो पढ़ रहे हैं 11th और 12th क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे आते हैं, जनवरी में आते हैं, फरवरी में आते हैं, तो उनका फुली जो कंसंट्रेशन है वो बोर्ड की तरफ हो जाता है। और अब इस साल में तो हुआ ये कि बोर्ड एग्जाम्स भी कंप्लीट नहीं हो पाए, है ना। मार्च के अंदर लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स जिनके स्टेट बोर्ड एग्जाम्स है, वो तो उनके कुछ बोर्ड एग्जाम्स ही उनके अभी तक छूटे हुए हैं, जो आगे होने के चांसेस हैं। तो कितना दोनों के बीच में स्टूडेंट्स को सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए, और अपना जो ड्रीम आप लेके चल रहे हैं सभी बच्चे, उसके ऊपर मेन फोकस करना चाहिए,
क्योंकि पैरेलली आप बोर्ड के लिए तो पढ़ ही रहे ना, जो भी आपको 11th या 12th क्लास में पढ़ाया गया, तो वो जो 12th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आना है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई सिलेबस है जो जेई या नीट में नहीं आना है। तो आप बताइए भुवेश, आपने क्या सोच के ये प्रिपरेशन करी थी और अपने आप को कैसे आपने वहां पर मेंटली प्रिपेयर करके रखा हुआ था? तो सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा केस थोड़ा स्पेशल था और हो सकता है बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई थी, 16 फेब की शादी थी और बोर्ड एग्जाम था 2 मार्च से। तो ऐसा था कि दीदी की शादी की वजह से जो पीरियड में मेरे को, और शादी भी एंड में फिक्स हुई थी, दिसंबर में आके फिक्स हुई थी कि फरवरी में शादी होगी, तो 2 महीना करीब 1.5-2 महीना शादी में ही चला गया था। 16 फेब की शादी थी, हम बाहर गए थे और फिर फाइनली मैंने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन 20 फेब से चालू करी है। मतलब जो मैंने एंड का टाइम रखा था कि जनवरी से चालू करूंगा, उस टाइम पे शादी की प्रिपरेशन में बिजी होता था, तो मैं पढ़ाई छूट गई थी काइंड ऑफ, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब कुछ मेरे घर से काम होता था। तो और ऐसा था कि प्री बोर्ड में मेरे कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं थे, मतलब 60% होंगे, तो प्री बोर्ड पढ़ के दिया नहीं था मैंने। ऐसे था कि प्री बोर्ड के टाइम थोड़ा बहुत जितना एक दिन पहले पढ़ा था वही पढ़ा था। तो 20 फेब को अगर मैं एग्जाम देता तो हो सकता है कि मेरे 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं आते। तो उस पॉइंट पे जो मैंने किया था वो ये किया था कि जो हो सकता है कि दूसरों को मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी 95% की, मेरे को पता है कि उतना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन कट डाउन किया, 95 से 85 किया कि 85 आ जाएंगे तो ठीक है मेरे लिए। तो 25 से प्रिपरेशन चालू करी है मैंने, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन वही था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा पढ़ा हुआ था, काफी कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ी बहुत चीजें थी जो एनसीईआरटी से पढ़नी थी और बोर्ड के हिसाब से पढ़नी थी। तो उसके बाद भी पढ़ के मैंने 10 दिन 12 दिन में पढ़ के, और जो पीरियड था 20 दिन का 25 दिन का, उसमें पढ़ के सिर्फ 89% आ गए थे मेरे एंड में। और ऐसा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 95, हिंदी में कम गए थे, हिंदी में 75 नंबर, इसकी वजह से मेरे परसेंटेज कम होता था, इस पे ज्यादा फर्क नहीं हुआ, 90 के ऊपर परसेंटेज। और हमारा ऐसा था कि बेस्ट मतलब 5 होते थे, 5 के मार्क्स दिए जाते थे, बेस्ट ऑफ 5 नहीं होते थे, इस वजह से भी थोड़े कम रह गए, वरना 90 के ऊपर आ जाते। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी जनरल एडवाइस अगर मैं देना चाहूँ सबको, तो अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोचिंग में सही से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें वाकई में, मैंने एंड में 10 दिन पढ़ के कर लिया अच्छे से, तो तुम वही कि प्रॉपर जो टाइम होता है वो जनवरी प्री बोर्ड से थोड़ा पहले से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले तुम नहीं भी करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम अगर ढंग से कोचिंग में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा हो गया है, मतलब 60, 70, 90% हो गया है। और जो थोड़ा बहुत भी है वो मतलब थोड़ा रटने वाला पोर्शन होता है बस, जो कि तुम 1 दिन पहले 2 दिन पहले रट के कर सकते हो अच्छे से। तो एक फॉर्मेट बस थोड़ा सा। और भुवेश मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हेलो भुवेश, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, तो बस मेरा यही था कि जनवरी से मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बोर्ड एग्जाम्स की। अगर तुम्हें आराम से परसेंटेज आते हैं, बस ये है कि तुम कोचिंग में 2 साल अच्छे से पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और जो बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से जो सही टाइम है वो प्री बोर्ड जब तुम्हारा होता है, तो प्री बोर्ड के टाइम से स्टार्ट कर दो, और उस टाइम पे जो 1.5-2 महीना होता है वो मोर देन एनफ है। तुम उसके साथ ऐसा भी कर सकते हो कि 4 घंटा बोर्ड का पढ़ रहे हो, 2 घंटा कोचिंग का पढ़ रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो, मोर देन एनफ है मेरे हिसाब से तो सर। ओके, थैंक यू डियर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स में मतलब 89% स्कोर किया, और आज तुम आईआईटी दिल्ली में अपना 4th ईयर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज कट के आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। मैं एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। हाँ सर ठीक है, एक बार बोलिए फिर से। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने बोला कि आपने 89% आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिले, और आप आज आईआईटी दिल्ली में अपने 4th ईयर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्या 89%, 85% अब इसका कोई इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में आप सोचते हैं या नहीं? सर कोई भी नहीं है सर, नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है सर। मतलब अल्टीमेटली सर वही है कि तुम्हें चीजें आनी चाहिए सर, चीजें आनी चाहिए, वो लोगों को दिख जाएगा थोड़े टाइम पे। परसेंटेज से ये है कि तुम्हें थोड़े मौके मिल सकते हैं, एक स्टेप तुम थोड़ा कभी आगे हो सकते हैं, वो भी मुश्किल है, बट अदरवाइज ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता सर। तो देखिए सभी स्टूडेंट ने ये सुना होगा, 10th क्लास की मार्कशीट का सिर्फ ये डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। बिल्कुल सही है, 10th क्लास की मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है। बहुत सही, बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब देखिए, आप अपनी तरफ से जब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अच्छा एफर्ट्स करिए, जब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छा एफर्ट करिए। लेकिन अगर 12th में आपको बोर्ड में 85% मिले तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं है नहीं, है ना? आप तब भी बहुत अच्छा अपने आप को बढ़िया करके, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है और आपने नीट एग्जाम क्रैक कर लिया या जेई का एग्जाम क्रैक कर लिया, तो बस आपने बहुत बढ़िया अपने आप को परफॉर्म करके दिखा दिया। उसके बाद फिर जो आपके नेक्स्ट 4 इयर्स हैं या 5 इयर्स हैं, उसमें स्ट्रगल तो चलता रहेगा। और लाइफ, देखिए लाइफ का मतलब ही है स्ट्रगल करते रहना। ये स्ट्रगल तो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। सभी स्टूडेंट मुझे लगता है कि इस बात से सहमत होंगे, है ना? तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिद्धार्थ तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
सिद्धार्थ तिवारी। हेलो। हाँ हेलो? सिद्धार्थ तिवारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा। हाँ मैं सुन रहा हूं आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी? जी सर बोलिए। हाँ, मैं जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये है कि सर मैं 12th क्लास की प्रिपरेशन के साथ साथ 11th क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। उसकी कोई प्लानिंग बनाता हूं तो प्लानिंग भी ढंग से नहीं कर पाता, और एट द एंड होता यह है कि मेरे सर के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स आके खड़े हो जाते हैं, तो 11th क्लास बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाता है। जबकि 11th क्लास में मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, सारे पॉइंट्स को, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन 12th क्लास में मैं 11th क्लास के टॉपिक्स को बहुत अच्छा नहीं कर पाता। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे सिद्धार्थ? सर इससे मेरे को मतलब सर शशि सर की याद आती है। शशि सर के पास इस चीज का बहुत अच्छा सॉल्यूशन था। वो हमेशा हम लोग को गाइड करते थे इस बारे में कि मतलब हमारे इधर भी स्टूडेंट्स यही बोलते थे कि सर याद नहीं हो रहा या रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। तो सर ने बहुत अच्छा फंडा बताया था जो 12th वाले बच्चे थे, कि जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो वो बोलते थे सर स्कूल के बाद हमें टाइम नहीं मिल रहा, या फिर जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोलते थे कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन में हमें टाइम नहीं मिल रहा। तो सर बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताते थे कि आप संडे को बैठिए, जब मतलब आपके पास किसी चीज का बहाना ना हो कि आज आपकी कोचिंग है या आज आपकी क्लास है स्कूल की, तो उस समय आप संडे को बैठिए, कोई भी एक चैप्टर लिख के बैठिए जो आपको टफ लगता है या बिल्कुल याद नहीं है या ऐसा। उस दिन वो पूरे दिन आप ये मान के चलिए कि आपको बस वही पढ़ना है और जिंदगी में आखिरी बार पढ़ना है। तो ये बात बहुत अटपटी लगती थी हम लोग को सुनने में कि ऐसे एक दिन में हम लोग कितना पढ़ लेंगे, पर सर बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आप सबसे पहले तो अपनी नोटबुक उठाओ और वो पढ़ो। अगर पूरी नोटबुक एक बार आपने पढ़ ली, आपको पहले का पढ़ा याद आ गया, तो बुक पे जाना चाहो तो जाओ, और अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर अपन क्वेश्चन में जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन बैंक उठाओ। और उस एक दिन में सर ये बात तो है कि कॉन्फिडेंस अच्छा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों से पहले भी नहीं आता, बच्चे कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं पहले। तो इसके कारण सर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और एक पॉलिश हो जाता है। मतलब सर जो रिवाइज करने के बाद नॉर्मल रिवाइज में नहीं भी आता, वो इसमें अच्छा होता है। तो सर मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगा इस बारे में कि जैसे आपको जो जो टॉपिक टफ लगते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा तो है नहीं कि आपको टॉपिक ही ना पता हो कि आपसे क्या नहीं बनता, आपको एटलीस्ट टॉपिक का तो ज्ञान होगा। अगर आप 12th में पहुंच गए और आपने 11th अच्छे से पढ़ी, अच्छे से नहीं भी पढ़ी, तो भी आपको एक टॉपिक का रफ आइडिया तो होता है। तो आप क्योंकि हर टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको खुद पता चलेगा कि कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। और आपको जिस टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा गोल ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, ना कि हमें मतलब उस सिलेबस में पीएचडी करनी है। मतलब ये चीज आजाद सर भी बोलते थे कि हमें मतलब कोई कितना भी टफ क्वेश्चन करेगा उसके भी सेम मार्क्स हैं, और कोई इजी क्वेश्चन भी कर लेगा तो भी सेम मार्क्स हैं, बस टाइम का फर्क आएगा। तो सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से अगर अपन देखें तो एटलीस्ट अपन को टॉपिक पता होते हैं कि कौन ज्यादा मतलब क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हम वो टॉपिक उठा के किसी संडे या किसी फ्री डे बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं वो संडे हो, आप कभी ट्यूसडे को ऑफ रहे हैं तो भी उसका मतलब उस चीज पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अगर अपन ऐसे हर बार सोचेंगे फॉलो करेंगे, शाम को चेंज कर लेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी अगर गलत भी हो तो एक बार फॉलो करके देखें, तब तो आपको पता चलेगा कि आप गलत हैं। तो सर मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि सब एक तो अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आए और खुद के लिए एक शेड्यूल बनाएं कि वो किस टाइम पे फ्री हो सकते हैं, और उस टाइम पे रिवीजन का कोई सब्जेक्ट उठाएं। जैसे टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सिद्धार्थ सभी स्टूडेंट्स को दिया। देखिए इसमें मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा, आप हेलो वाले स्टूडेंट्स बायो में मैथ्स वाले हेलो सर ऐसे होता है क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोई एक टॉपिक तो सॉल्व करना नहीं है। को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सिद्धार्थ, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी सिद्धार्थ बेटा। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा, जैसा भी सिद्धार्थ ने भी बताया, कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लाइक अगर हम 12th क्लास में हैं और हमारे पास 7 डेज हैं एक वीक में, अगर मैं 6 डेज हमारी 12th क्लास की प्रिपरेशन जो मोमेंटम में कराई जा रही है आपको उसको कर रहा हूं, और संडे मेरे पास है जिसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है, थोड़ा सा हमको आराम करना जरूरी है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं वहां पर भी अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर सकता हूं और एंगेज कर सकता हूं
11th क्लास के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो बहुत सारे संडेज हैं। अगर अप्रैल से देखा जाए और उसके बाद जब आप 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वहां तक देखा जाए, तो देयर आर सो मेनी संडेज जिसमें अगर आप एक एक टॉपिक भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में प्रैक्टिस करते जाएंगे हर संडे को, तो आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट में 11th क्लास के अंदर आपके 14 से 15 चैप्टर्स हैं, जैसा मुझे पता है, एज पर माई नॉलेज। इन केमिस्ट्री तो है ही। तो आप ऐसा अगर करते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा कर रहे हैं, और देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स तो कॉमन है यार। जैसे अगर केमिस्ट्री की हम बात करें, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, स्टाइशियोमेट्री हो गया, ये तो सब 12th क्लास में भी एज इट इज आते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो हमने जो 11th क्लास में पढ़ी हैं वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी चैप्टर के थ्रू 12th में भी रिवाइज हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ये बिल्कुल ना सोचें कि 11th क्लास के लिए तो मेरे पास टाइम है ही नहीं। आपको थोड़ा सा टाइम स्मार्टली निकालना पड़ेगा और उसको स्पेंड करना पड़ेगा। डॉक्टर गरिमा मैम मुझे सुन रही हैं क्या? डॉक्टर गरिमा मैम, चलिए, आदर्श मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। आदर्श अग्रवाल, जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, डॉक्टर गरिमा, जैसे एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं चाहूंगा कि आप उसको अनवी के सामने रखिए। क्वेश्चन है कि ग्रुप मुझे स्टडी करना जरूरी है या मतलब इंडिविजुअल। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब अगर एक ग्रुप सर्किल में मैं पढ़ता हूं और एक फ्रेंड मुझे बोलता है कि अरे मैंने तो ये कर लिया, तो दूसरे फ्रेंड के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है और कि अरे यार मैं तो कर ही नहीं पाया, तो क्या ऐसा करना बेटर है? मतलब ग्रुप सर्किल में स्टडी करना बेटर है, अच्छे फ्रेंड्स के साथ स्टडी करना बेटर है, या इंडिविजुअली जिस प्रकार से हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते जाएं और बस रेस में बने रहें? तो इसमें पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने सारे बच्चों को देख रही हैं, तो आपका क्या सजेशन है? और मेडिकल जो एस्पिरेंट्स हैं जैसे रश्मि है, अनवी है, आप उनसे किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछिए। सर, मेरा कहना ये है कि अगर हम ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ग्रुप कैसा है। ग्रुप का डिसीजन करना, हमारे फ्रेंड्स बनाना, किस प्रकार के फ्रेंड्स के साथ हम रह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर हमारे फ्रेंड्स बहुत ही दे आर नॉट स्टडी ओरिएंटेड, वो केवल और चीजों में ध्यान रखते हैं, लाइक आजकल लोग बहुत ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इधर उधर घूमना, खाना पीना, टाइम वेस्टिंग वाले फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रुप स्टडी से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स आर रियली स्टडीइंग, इवन आई वुड से कि ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए आपके ग्रुप के, बट यदि वो मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रुप है उसका एक माहौल ही अलग हो जाता है, और आप फिर ये कोशिश करते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड जितना पढ़ रहा है मैं भी उतना ही पढ़ूं। फिर आपके बीच में जो बातें होती है वो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, डाउट्स का डिस्कशन होता है। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है, आपका सामने वाला फ्रेंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर फटाक से बता देगा, और फिर आप इसको अपनी मेमोरी में रखते हो, रादर देन कि आप अकेले पढ़ रहे हो। उससे ज्यादा बेटर है कि आप ग्रुप में स्टडी करें, वो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि और ये भी जरूरी है कि आपका ग्रुप किस प्रकार का है। अगर अनवांटेड फ्रेंड्स हैं जो केवल आप पे एक पीयर प्रेशर बना रहे हैं कि चल वे इधर चल के आते हैं, व्हाट्सएप चला के आते हैं, इंस्टाग्राम चला के आते हैं, घूम के आते हैं, तो ऑब्वियसली उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके ग्रुप के फ्रेंड्स हार्ड वर्किंग है, पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं, तो ये आपके लिए एक बोन भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अपने करियर में खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अकेले में अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करते थे तो दे लिटरली इम्प्रूव्ड अ लॉट। उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी, मैंने उनके मार्क्स देखे कि उनकी टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स इम्प्रोवाइज हुए। हर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से जाके क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर बता, उसका आंसर बता। तो इट्स अ लाइक ग्रुप स्टडी गिव्स यू entertainment also, it gives you motivation also, and apart from that it gives you a competition also कि अगर मेरा फ्रेंड इतना कर पा रहा है तो मुझे भी इतना करना है। तो group study is better, but it depends on the type of group. Instead of studying alone, if you study in group, that is going to give you a very good mark. And similarly, मैं अभी अनवी से पूछना चाहूंगी, अनवी, आपने किस
तरीके से स्टडी किया अपने ड्रॉप ईयर में, अपने 11th और 12th ईयर में, आपको क्या बेनिफिशियल लगा, ग्रुप स्टडीज या फिर स्टडिंग अलोन? अनवी? थैंक यू मैम। मैम मैं पूरी तरीके से आपसे एग्री करती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि अगर हमारा ग्रुप मोटिवेटेड है, वो भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो हमारा क्या है, टारगेट सेम है, तो हम रोज आएंगे, उसके साथ कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तो हम क्या है, डीमोटिवेट भी नहीं होंगे, हमारे पास फ्रेंड्स है डिस्कस करने के लिए, तो कभी डिप्रेशन भी नहीं आएगा कि कुछ नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, आप फ्रेंड से डिस्कस करो तो आराम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये भी कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत हार्ड सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आता है, टीचर्स तो बना देते हैं, तो हमें लगता है टीचर्स को तो सब आता है, पर अगर आपका फ्रेंड वो बना देता है तो आपको वो क्वेश्चन लगता है ये तो, अरे इसने कितने आसानी से बना दिया, इससे बन सकता है तो फिर तुम्हें इससे भी बन सकता है। तो मैम बहुत ही फायदा होता है ग्रुप में पढ़ने से। मैं और सिद्धार्थ जैसे अभी हम पढ़ भी साथ में रहे थे और अभी हम कॉलेज में भी साथ में हैं, तो हमने भी तब साथ में डाउट्स डिस्कस किए थे। मेरे से जो नहीं पूछता था मैं हमेशा सिद्धार्थ से पूछती थी, वो बहुत इजीली सॉल्व कर देता था, तो मैम बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। फिर हमने साथ में क्वालिफाई भी किया, तो मैम इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं क्या दूं, तो मैम बहुत ही बेनिफिशियल रहा। ग्रुप में बच्चों को डिस्कस करके अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। आपने सारी बातें बोल दी थी तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं था। वेरी वेल सेड अनवी। सर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन रश्मि से पूछना चाहूंगी। रश्मि, क्या आप मेरे साथ हो? रश्मि? यस। रश्मि, आप मेरे दिमाग में एक जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों को मैं इसके बारे में गाइड भी करती हूँ कई बार। आपको क्या लगता है कि जैसे ही बच्चा 11th या 12th क्लास में जाता है, वो बहुत सारी रेफरेंस को रेफर करता है और एनसीईआरटी को वो छोड़ देता है। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, वो रिफ्रेशर्स को देखते हैं, वो दूसरी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो आप क्या गाइड करोगे कि किससे क्या चीज बेटर है, whether it is better to study from NCERT or from other refreshers? What would you like to suggest? मैम मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन दूंगी कि यू शुड रादर गो फॉर क्वालिटी एंड स्मार्ट स्टडी। लाइक एनसीईआरटी आपको अपना नीट के पेपर्स, आपने पुराने नीट के पेपर्स अगर आपने एनालाइज किए होंगे तो उसमें 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी के होते हैं। मतलब आपको एक वर्ड भी इधर से उधर का नहीं मिलेगा, सेम टू सेम एनसीईआरटी का होता है। तो एनसीईआरटी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो आप अगर एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके आप वो 90% क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अगर आप अपना टाइम वेस्ट ऐसी रेफरेंस बुक्स यूज करने में या कोई और मटेरियल, स्टडी मटेरियल यूज करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आप अपने आप को बर्डन कर रहे हैं, क्योंकि उतना सारा आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमको अभी बायोलॉजी में वैसे भी हमें पीएचडी नहीं करनी, आपको एमबीबीएस में वैसे भी सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी में स्टिक होके जितना हमको बताया जा रहा है, क्लास में बताया जा रहा है और एनसीईआरटी में जितना लिखा है हम उसको बार बार रिवाइज करें ताकि हम वो 90% क्वेश्चंस कर पाए। और बाकी जो 10% क्वेश्चन है, आप अगर 90% क्वेश्चन कर लेते हैं तब अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप अपने टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमेशा पुट अप किए जाते हैं ताकि अगर गलती से कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है, जैसे कभी कभी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप वो वहां से कवर कर सकते हैं। बट बेस्ट होगा कि आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि उतना ही मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप एंड में ये रियलाइज करेंगे। थैंक यू। वेरी गुड रश्मि। ओवर टू यू कपिल सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी अभी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आदर्श से पूछना चाहूंगा। आदर्श, आप हैं मेरे साथ? आदर्श अग्रवाल? आदर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है। केवीपीवाई, आपने केवीपीवाई एग्जाम दिया था 12th क्लास के साथ, आपने उससे एग्जाम को फर्स्ट लेवल को उसमें क्रैक किया और फिर उसके बाद आपने सेकंड लेवल का भी एग्जाम दिया। कई स्टूडेंट 12th क्लास में आके पूछते हैं कि सर क्या केवीपीवाई के लिए मुझे अलग से कोई प्रिपरेशन करना चाहिए या सेम सिलेबस है? तो मैं बच्चों को यही सजेशन देता हूं, जैसे मुझे लगता है कि तुमको भी मैं बोला करता था कि बेटा तुम अपना जो फोकस है, अगर जेई की प्रिपरेशन में कंप्लीटली लगा रहे हो तो केवीपीवाई का एग्जाम तो बहुत लोअर लेवल का है, उसके रेस्पेक्ट में आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। तो आप बताओ सभी स्टूडेंट्स को। आदर्श?
केवीपीवाई तो मतलब आपके लिए एक सप्लीमेंट्री टाइप का एग्जाम हुआ। केवीपीवाई निकालना एक बहुत प्राउड फीलिंग होता है, पर एक्चुअली आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्चुअली कोई रिसर्च कॉलेज में जाना चाहेगा। मेन आपका एम शायद जेई होगा, जिसके लिए अपने मोमेंटम के पास आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो सिर्फ जितना जेई का था उतना ही पढ़ा था। एक्स्ट्रा में मैंने केवीपीवाई के लिए जो किया था वो मैंने ये किया कि हर एक ईयर के मैंने केवीपीवाई की पेपर डाउनलोड किए। जो टाइम रहता था उस टाइम मैंने अपना स्टॉप वॉच में लगा लिया और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए उसके मैंने इंटरनेट से सॉल्यूशन देखा। तो मतलब इससे एक्स्ट्रा आपको करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। और 11th में जैसा लोग मैंने लोगों को देखा है कि 11th में लोग बायो पढ़ते हैं केवीपीवाई के लिए। अगर आपका एम चाहिए है तो आपको बायो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं उसके लिए। और मतलब मेरा तो यही मानना है कि अगर केवीपीवाई आप अच्छे से मतलब करना चाहते हैं तो 12th में आप पीसीएम, सिर्फ पीसीएम पूछते केवीपीवाई जब मैंने दिया था। तो आप 12th में दीजिए केवीपीवाई और फिर बाद में इंटरव्यू के अगर आपका उसमें हो जाता है टेस्ट में, तो आप इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा बहुत अपना वोकल स्किल्स में थोड़ा देख सकते हैं कि कितना आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आपको नॉलेज वाइज कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितना जेई में था उतना ही था मेरा केवीपीवाई का सिलेबस। थैंक यू डियर, थैंक यू। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने सभी स्टूडेंट के साथ शेयर किया। तो मुझे लगता है ये भी काफी स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी हमको अलग से केवीपीवाई के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने भी पूछा कि केवीपीवाई का एग्जाम हम दे सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी वाले बच्चे भी केवीपीवाई का एग्जाम दे सकते हैं। सिंपली यू हैव टू फोकस इन 3 और 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। इनमें अगर आप बढ़िया अपने को प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू विल डेफिनेटली क्रैक केवीपीवाई एग्जाम। तो इस सेशन का आज मैं लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे साथ प्रीति मिश्रा भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। प्रीति मिश्रा मुझे सुन पा रही हैं क्या? ओके, चलिए कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे साथ अभी यहाँ पर आदर्श अग्रवाल हैं, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया कि जेई जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले वाले दिन या उससे 4 दिन 5 दिन तक पहले तक हमारा जो मेंटल लेवल है, बहुत ज्यादा दिल में धक धक होती है, या हम एक रियल एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं। मोमेंटम ने इतने सारे माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट कराए, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा मतलब एकदम प्रेशर लगता है कि कैसा रहेगा एग्जाम। तो आदर्श, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेटा आपकी क्या स्ट्रेटजी थी बिफोर योर फाइनल और मेन एग्जाम, जेई मेन एंड एडवांस? इट्स द डी डे। मतलब इसके लिए आपने 2 साल मेहनत करी है, तो फिर ऑब्वियसली आप काफी टेंशन में तो होंगे। पर मैंने मतलब मेरा खुद का एनालॉजी ये था कि मतलब मैं कम टेंशन में था बाकी लोगों से, बिकॉज मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर मैं भी 12th में हूँ, मैं सिर्फ ये 12th वालों के लिए कह रहा हूँ कि मैं जब 12th में था, अगर मेरा जेई अच्छा नहीं गया, स्टिल आई हैव वन मोर चांस। तो अगर मेरा बिगड़ता भी है तो मैं ऐसा, मेरा ये नहीं है कि मैं आईआईटी में नहीं जा पाऊंगा। प्रोबेबली मैं इस टर्न में अच्छा नहीं कर पाया तो अगले में कर लूंगा। तो मैंने तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं ली थी। इवन मैं जब कार में था, मैं जेई सेंटर में जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं टेंशन में क्यों नहीं हुआ। मुझे एकदम नॉर्मल लगने लगा था सब, कि लाइक मुझे लग रहा था कि एकदम नॉर्मल सा एग्जाम है, कोई मैं अपना मोमेंटम का कोई मेजर टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो लाइक और वैसे भी आईआईटी इज नॉट द लाइफ गोल ऑफ योर लाइफ गोल। अगर कुछ हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आई नो मैनी स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जो इवन आईआईटीएंस को आउट परफॉर्म करते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस जो हम लोग से बहुत बेटर जॉब ले आते हैं, बिकॉज फाइनली आपका हार्डवर्क मैटर करते हैं, ना कि आप किस कॉलेज से हो। अगर आप यहाँ पे हार्डवर्क नहीं कर पाए, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाए, आप कॉलेज में आके, किसी भी कॉलेज में हो, वहाँ जाके अच्छा स्कोर ले आओगे, वहाँ जाके आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, वहाँ पे जाके आप बाकी लोगों को आउट परफॉर्म कर पाओगे। यही कहना चाहूँगा। हाँ सर, दिस इज अक्षय। मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। mental I just want to specify on the mental health of the people who are giving the exam. तो काफी ज्यादा प्रेशर रहता है ऑब्वियसली। 2 साल आपने मेहनत की और चीज के लिए, काफी अच्छी चीज बोली आदर्श है।
कि आप उस चीज के लिए इतनी मेहनत की है कि आपके दिन रात वही चलता है आपके दिमाग में. बट being from IIT itself, I can tell you that it's not the end of the world. आपने अपनी मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया, वही है जो सिर्फ मैटर करता है. आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपको जिंदगी भर में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि मैं वो काउंट नहीं कर सकता. इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ अगर IIT में है तो ही आप कुछ बड़ा कर पाएंगे. नॉट लाइक दैट. आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाहर रहकर भी. एंड इनफैक्ट जिन लोगों के लिए, जो लोग काफी मेहनत करते हैं फिर भी IIT में नहीं पहुंच पाते हैं, इस चीज के बारे में बुरा फील करते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि मे बी आप उससे बेटर चीज के लिए बने हैं. आप कुछ और चीज कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी. मे बी गो फॉर बिजनेस स्कूल. MBA IIT करने के बाद लोगों को समझ में आता है कि यार इंजीनियरिंग हमारे लिए नहीं बनी थी. देन दे गो फॉर MBA. You can use that opportunity to do something better from your life. So this is something that I want to say. टेंशन लेने की कोई बात नहीं. ऑब्वियसली आप ये सिर्फ कहने से कि टेंशन मत लो, टेंशन चली नहीं जाती. बट अगेन बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर हार्ड वर्क. कि आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो आज नहीं काम आएगा तो कल काम आएगा. बट अगेन यस, इवेंचुअली दैट इज व्हाट मैटर्स फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर ऑल दिस. थैंक यू अक्षय. भुवेश से मैं पूछना चाहूंगा, आप कुछ बताइए भुवेश बच्चों को. हाँ भुवेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं भी ऐड करना चाहता हूँ इस सेम क्वेश्चन पे कि मैं बोलता हूँ कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है किसी के सामने भी जो उसको लग रही है कि बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल जेई हो गए. जेई वन ऑफ द इवेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का. अगर आपने 2 साल मेहनत करी है, 2 चीज करिए. एक बेस्ट केस सोचिए कि बेस्ट क्या हो सकता है. दूसरा ये सोचिए कि वर्स्ट क्या हो सकता है. बेस्ट केस सोच के पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करिए कि अच्छा ठीक है ये हो गया, अच्छी चीज है. पॉजिटिविटी जनरेट करिए बेसिकली, और ज्यादा सोचिए मत. फिर ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो नेगेटिव बन जाता है. और वर्स्ट केस सोच के कंफर्ट कर लीजिए खुद को कि ठीक है अगर ये हो गया तो ठीक है, अब जो कुछ होगा उसके बीच में ही होगा. और अब डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज्यादा आप नॉर्मल रहोगे, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि बेस्ट होगा. जितना ज्यादा डरोगे उतने ज्यादा वर्स्ट की तरफ जाएगा. तो नॉर्मल रहने की कोशिश करिए. और अगर आप ऐसा करते हो, दोनों चीज सोच के आपने वर्स्ट के साथ कंफर्ट कर लिया, बेस्ट के साथ आप नॉर्मल रह पा रहे हो बेस्ट के साथ, तो अल्टीमेटली कुछ भी होगा आपको नॉर्मल रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चिल रहोगे आप. तो यही चीज बोली. ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू. अनवी से मैं पूछना चाहूंगा, अनवी आप कुछ बताइए बच्चों को इस बारे में. अनवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर. हाँ, आप कुछ बताइए बच्चों को. यस सर, मैंने तैयारी करते टाइम बस ये सोचा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है. अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मेरे में उतनी पढ़ाई करने की, उतनी नॉलेज, उतनी जिज्ञासा, उतनी सीखने की, उतना डिटर्मिनेशन, वो सब जो मैंने डेवलप किया है, वो अगर मैं किसी और क्षेत्र में भी जाऊँ, अगर मेरा यहाँ पे नहीं होता है, तो वो सारी चीजें तो हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ा रही है ना. हम नई चीजें सीख रहे हैं, वो तो आपको करना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए. सिर्फ एग्जाम क्रैक करना एक चीज होता है, पर अगर वो नहीं हो पाए तो आप लाइफ में दूसरी जगह भी अच्छा करने जाओ, उसके लिए ये सब बहुत काम आएगा. तो सर मैंने यही सोच के तैयारी की थी, और लक लेबर चांस होता है तो अपनी पूरी मेहनत की थी और फिर सब भगवान पे छोड़ दिया था. थैंक यू बेटा, थैंक यू. बहुत बढ़िया, आपने मोटिवेट किया स्टूडेंट को. प्रीति से मैं पूछना चाहूंगा सेम क्वेश्चन के ऊपर. प्रीति, आप बताइए. प्रीति, आप हैं वहां पे? प्रीति, आप हैं वहां पे? चलिए, ओवर टू यू सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिद्धार्थ भी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, नहीं. हाँ सिद्धार्थ, हेलो. देखिए, एज अ टीचर मैं भी आप सभी बच्चों से यही बात बोलना चाहूंगा. अभी इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले आज तक मेरा जो मुझे लगता है कि 19 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें हमेशा स्टूडेंट्स मेरे सामने हुआ करते थे और मैं उनके सामने हुआ करता था, और हम ऐसे ही इंटरेक्शन करके पढ़ाया करते थे, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे. लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ, तुरंत ये सारी पिक्चर गायब हो गई और उसके सामने, मेरे सामने कैमरा था कि अब मैं सिर्फ कैमरे को स्टूडेंट मानते हुए पढ़ाऊंगा. और बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने का चैलेंज था मेरे सामने कि बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनको मैं बिल्कुल वैसे ही डील कर रहा हूं
जैसा कि मैं अपनी जो प्रेजेंट क्लासेस होती हैं, जो लाइव क्लासेस होती हैं, उसके अंदर करता हूं। तो मेरे दिमाग में, मेरे भी दिल में बहुत दुख थी कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो अब फिर मैंने सोचा कि यार करके तो देखते हैं। और जब मैंने लेक्चर लेना शुरू किया तो मुझे तो कैमरा आज की तारीख में आप जैसे सारे स्टूडेंट ही लगते हैं, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है कैमरे के सामने भी पढ़ाते हुए, और इसमें भी अब मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और आगे मुझे लगता है कि इसमें भी मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली जब मैं एज अ टीचर कोशिश कर सकता हूं और स्ट्रगल कर सकता हूं, तो आप तो स्टूडेंट हैं। अगर आपके लिए ये नहीं बना हुआ है, जिसमें आपने इतना स्ट्रगल किया, 2 साल तक 3 साल तक अपने आप को निचोड़ के, पूरी मेहनत करके, आपने पूरा करके अपनी तरफ से एफर्ट्स, बेस्ट एफर्ट्स करके देख लिए, अब अगर नहीं आपका सिलेक्शन हुआ तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई। देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए वहां पर बनी हुई हैं। तो इसीलिए स्ट्रगल करते रहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, लगे रहो, जिंदगी भर लगे रहो, लगे रहना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ अब मैं डॉक्टर गरिमा मैम को वापस बोलता हूं। आज का जो हमारा ये वेबिनार है उसको हम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो आज बहुत अच्छे IITs में पढ़ रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूं। आप बहुत अच्छे इंजीनियर बने, अपने भारत देश के लिए कुछ जरूर करिएगा। जनरली स्टूडेंट्स होते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बन के फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, लेकिन आज हमारा जो भारत देश है वो आप ही के ऊपर पूरी आस बनाए हुए है कि आप इंडिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे, एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और किसी भी तरीके का कुछ अच्छा वेलफेयर का काम करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही चाहता हूं कि आप ऐसा करिए। इसी प्रॉमिस के साथ मैं डॉक्टर गरिमा को बोलता हूं, आज के वेबिनार को हम फिनिश करते हैं। तो डॉक्टर गरिमा। थैंक यू सो मच सर, कपिल सर। आई थिंक कि आपने बहुत ही फ्रूटफुल बातें बच्चों तक पहुंचाई, एंड आई थिंक मोमेंटम इज वर्किंग वेरी हार्ड विद ऑल द वेबिनार्स। हम आपके लिए करियर गाइडेंस वेबिनार कर रहे हैं, साथ ही मोमेंटम पूरे टाइम आप तक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जैसा कि सर ने बताया, हम कैमरे को बच्चे मान के पढ़ा रहे हैं लगातार, और आप सबके लिए पढ़ाई के सारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज पहुंचते रहे, इसके लिए बेहद मेहनत कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक टीम मोमेंटम कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, साथ ही साथ वेबिनार्स अरेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कपिल सर, एंड ऑल द एक्सपर्ट्स दैट वी हैव, भुवेश, आदर्श, अक्षय, प्रीति, रश्मि, सिद्धार्थ, अनवी। आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आप ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय मोमेंटम को दिया। आई होप कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। यू कीप वर्किंग हार्ड एज यू वर्कड हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, एंड कीप गाइडिंग दीज यंग स्टूडेंट्स जो अब नीट और IIT JEE में अपीयर होंगे। एंड टू ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मोमेंटम के वेबिनार को अटेंड किया, I would like to say thank you to all of you, and I would like to say कि stay home and stay safe, and thank you all of you. Thank you sir. थैंक यू मैम। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट को दे दूं, और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर थे। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया इन बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन किसी का मिस हो गया या छूट गया, जो मोमेंटम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी अभी ये थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा। आप वहां पर भी अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं इन बच्चों के साथ, और डेफिनेटली जब भी ये बच्चे उस यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेंगे, आपके आंसर्स जरूर देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर को दूर किया जाए। तो इसी के साथ हम आज के इस वेबिनार को फिनिश करते हैं, और तब तक के लिए टिल देन थैंक यू।